हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम चर्चा करेंगे इंडिया कनाडा के बदलते संबंधों के दौर पे। याद रखिएगा, वर्तमान में काफी करंट में ये न्यूज है, काफी चर्चा में ये विषय है कि आखिर भारत और कनाडा के संबंध किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है। हम उन सारे कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिख कनाडा की राजनीति में इतना महत्व क्यों रखते हैं और क्या क्या विकास क्रम है भारत और कनाडा के संबंधों का। शुरुआती दौर से लेके वर्तमान तक हम सारे के सारे इश्यूज को अच्छे से डील करने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि भारत और कनाडा संबंधों का इतिहास क्या रहा है, यानी ऐतिहासिक तौर पे हम कैसे संबंधों को स्थापित करते हुए आए हैं। साथ ही राजनीतिक संबंधों में कहां दिक्कतें आई। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में पहली बार नहीं है जब चुनौतियां हैं, इससे पहले भी भारत और कनाडा के संबंधों के बीच में काफी हमें एक तरीके से चुनौतियां देखने को मिली, ध्यान रखिएगा। इसके साथ भारत कनाडा संबंधों पर खालिस्तान का साया क्या है, महत्व क्या है, दोनों देशों के संबंधों का महत्व क्या है, दोनों देशों के संबंधों की चुनौतियां क्या हैं, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। हम इन सारी बातों पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनके द्वारा जून 2023 में कनाडाई खालिस्तानी थे हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की बेसिकली गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या के लिए जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उन्होंने भारत सरकार के एजेंटों पर आरोप लगाए। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट तौर पे आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि इस जांच में भारत हमारा सहयोग करे। यहीं से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गिरावट हमें देखने को मिली, ध्यान रखिएगा। और एक पूरी की पूरी श्रृंखला शुरू हुई। आप लोगों ने सारा करंट में पढ़ा भी होगा कि भाई पहले कनाडा की तरफ से भारत के जो काउंसलेट्स थे उनको बर्खास्त किया गया, उसके बाद भारत के द्वारा कनाडा के काउंसलेट्स को निरस्त कर दिया गया। तो ये सारे घटनाक्रम लगातार चलते रहे हैं और उसके बाद भारत की तरफ से कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बैन की घोषणा की गई अनिश्चित समय तक, जब तक कि नई सूचना ना आ जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई और इसी के क्रम में काफी सारी घटनाएं हमें दोनों देशों की तरफ से देखने को मिली, जो कहीं से भी दोनों देशों के सकारात्मक संबंधों के लिए ठीक नहीं है। यदि मैं इतिहास की बात करूं भारत और कनाडा संबंधों की, तो आज के संबंध नहीं है भारत और कनाडा के। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब से ही भारत कनाडा के साथ बेहतर संबंध शेयर करता है। ध्यान रखिएगा, 1947 में ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे दोनों देशों के। और जो मूलभूत मूल्य हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, बहुलवाद है, मजबूत पारस्परिक संबंधों को निर्मित करने की संबंधों की निर्मित साझा परंपराओं पर बनाया जाना था। यानी डेमोक्रेसी हो गया, बहुलवाद हो गया। हमने क्या नाम है इसका, कनाडा से बहुत सारी विशेषताओं को ग्रहण किया है, जैसे मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। तो हमारी संघात्मक व्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से हमने कनाडा से ग्रहण की है और बहुत सारी विशेषताएं हमारी कनाडा के समकक्ष हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आर्थिक जुड़ाव, नियमित उच्च स्तरीय बातचीत और लंबे समय से लोगों के बीच चले आ रहे संबंधों के बावजूद भारत में वर्तमान में आर्थिक जो राजनीतिक गिरावट है वो देखने को मिली है। पीपल टू पीपल कनेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 3% पॉपुलेशन इंडिया है, भारतीय प्रवासी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज है यदि हम इसे सकारात्मक संबंधों की दिशा में मोड़ सकें तो। लेकिन अभी मैं चुनौतियों पे बात करूंगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि भाई ऐतिहासिक तौर पे हमारे कनाडा के साथ संबंध रहे हैं, लेकिन कई बार इन संबंधों में काफी ठंडक देखने को मिली। हम ये कह सकते हैं कि जब कनाडा ने स्पष्ट तौर पे भारत का पक्ष नहीं लिया। जैसे सबसे पहले कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए कनाडा ने जनमत संग्रह कराने की बात की, जब 1948 में भारत जो कश्मीर है वहां पे जनमत संग्रह कराने का समर्थन किया। उसके बाद आप देखोगे कि भारत के
भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए भारत के अंदर, उस पे कनाडा ने लगातार विरोध दर्ज कराया था उस समय में, ध्यान रखिएगा। और यहां से भारत के साथ संबंध खराब हुए थे कनाडा के, क्योंकि परमाणु परीक्षणों के बाद कनाडा ने भारत में अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। तो इस तरीके के संबंधों में उतार चढ़ाव हमें लगातार देखने को मिलेंगे। चाहे कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन कर दिया था कनाडा ने, चाहे परमाणु परीक्षण के बाद संबंधों की दिशा सही नहीं रही। इसके बाद जब एनपीटी पे साइन करने की बात आती है या सीटीबीटी पे साइन करने की बात आती है, तो कनाडा हमेशा ये चाहता था कि भारत भी इस पे साइन करे। लेकिन चूंकि एनपीटी जैसी जो संधियां थी ये भेदभाव परक थी, ये विश्व को दो भागों में बांटती थी, एक परमाणु संपन्न एक परमाणु विहीन, तो ऐसे में भारत ने कभी इन संधियों का समर्थन नहीं किया। और इन संधियों का समर्थन नहीं करने के चलते भी कनाडा से हमारे संबंधों में काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। खाई और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि भारत समर्थन नहीं कर रहा था इनका और कनाडा चाहता था कि भारत इनमें शामिल हो। तो इस तरीके की चुनौतियों के साथ एक जो सबसे बड़ी चुनौती लगातार भारत और कनाडा संबंधों में रही है और जो वर्तमान में और ज्यादा उभर के आ रही है, वो है खालिस्तानी मुद्दा। ध्यान रखिएगा, खालिस्तानी समर्थकों के प्रति कनाडा की सरकार की जो उदारता है ना, उससे भारत और कनाडा के संबंध काफी तनावपूर्ण हुए हैं। उदारता का मतलब क्या है भाई? चरमपंथी होता है। यदि एक सिख, मतलब अलगाववादी, हम सिखों को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जैसे कई लोगों का परसेप्शन आज की डेट में हो चुका है। पहले तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि सिख हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं, तो सिखों को, हम सारे सिखों को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अलगाववादी हैं, यानी जो खालिस्तानी अलगाववादी हैं, उनकी टिप्पणियों का समर्थन करना कहीं ना कहीं कनाडा उनके प्रति उदारता दिखा रहा है। और कनाडा के अंदर जो भारत के विरोध में खालिस्तानी अलगाववादी, चाहे जनमत संग्रह कराना का मुद्दा हो, चाहे इंदिरा गांधी की रैली निकालने का मुद्दा हो, या भारत के विरोध में टिप्पणियां करना हो, या कनाडा के एक मंत्री पन्नू, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अब कनाडा में जो है, जो गैर सिख हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उनकी है। यानी अब सिख हमले कर सकते हैं, जो खालिस्तानी सिख हैं वो हमले कर सकते हैं किन पे? गैर सिखों पे। तो इस तरीके के जो चरमपंथ के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? तो यदि आप चरमपंथ का या इस तरीके के आंदोलनों का समर्थन कर रहे हो, तो उसका भुगतान आज नहीं तो कल आपको भी करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, 1981 के आसपास की घटना जिसका भी मैं जिक्र करने वाली हूं, तो ये खालिस्तानी मुद्दा दोनों देशों के बीच में तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिलता है। 2006 से लेकर 2015 तक यदि हम भारत और कनाडा के संबंधों की बात करें तो काफी अच्छे दौर में थे भारत और कनाडा के संबंध, क्योंकि वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर का कार्यकाल था और इस कार्यकाल के दौरान में भारत और कनाडा के बीच मजबूत संबंध रहे हैं। यदि हम इस पूरे दौर की बात करें, 6 से 15 तक की बात करें, तो लगभग 19 स्तरीय उच्च स्तरीय यात्राएं हुई भारत और कनाडा के बीच में। और कनाडा में 2011 में भारतवर्ष के रूप में भी मनाया गया, यानी संबंधों को सुधारने की दिशा में काफी बढ़ चढ़ के प्रयास हुए थे 2006 से लेकर 2015 तक। यानी ये जो ईरा था, ये संबंधों का काफी सकारात्मक हमें दौर देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में। और यदि 2015 की बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कनाडा की यात्रा की गई, जो 1973 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। 1973 के बाद। तो ये एक संबंधों में बेसिकली हम ये कह सकते हैं सकारात्मकता का प्रतीक थी। और इसी में जो दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी में भी बदले। लेकिन हुआ क्या? हाल के दिनों में खालिस्तान विरोध के कारण 2015 के बाद से भारत कनाडाई जो राजनयिक संबंध हैं वो और ज्यादा खराब हो गए हैं। उसके पीछे के हम कुछ रीजंस देखेंगे, यहाँ पे एक पूरा विकास क्रम देखेंगे। ये जो भारत और कनाडा के संबंधों के ऊपर जो खालिस्तान का साया है ना, ये कोई आज की घटना नहीं है जिसे आप 2023 में पढ़ रहे हो कि अच्छा अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। ये केवल आज की घटना नहीं है, ये सदियों से चली आ रही घटनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम 1982 की बात करें सबसे पहले, तो वहां के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो, जो वर्तमान में ट्रूडो है इनके पिता।
ठीक है, पियरे ट्रूडो ने पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोपी थे तलविंदर सिंह परमार। तो तलविंदर सिंह परमार भाग गए थे कनाडा और इनके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। प्रत्यर्पण का मतलब होता है कि जब कोई अपराधी कोई बड़ा अपराध करके किसी दूसरे देश में जाता है तो वो देश उस अपराधी को सौंप दे। तो इन्होंने प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था 1982 में। उसके बाद 1984 में आपको पता है पंजाब के बहुत सारे एरियाज में खालिस्तानी आंदोलन चरम पे था। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते काफी हद तक शांत हुआ माहौल। लेकिन उसके बाद आप देखोगे इंदिरा गांधी की हत्या होती है, दंगे भड़कते हैं, हजारों सिख मारे जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रक्रम में जो प्रवासी खालिस्तानी अलगाववादी थे वो प्रमोट करते हैं खालिस्तानी आंदोलन को, ध्यान रखिएगा। तो 1984 में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रवासी भारतीयों के बीच खालिस्तानी आंदोलन को बड़े स्तर पे बढ़ावा मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 1985 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। शायद कनाडा इस बात को भूल चुका है कि चरमपंथ होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। आज आप जिन चरमपंथियों को शरण दे रहे हो और जिनकी अवैध बातों को भी आप मानने का प्रयास कर रहे हो, वो आपकी धरती पे भी कुछ नकारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल 1985 की एक दर्दनाक घटना है जब बब्बर खालसा, ये खालिस्तान आतंकवादी एक अलगाववादी संगठन है बब्बर खालसा, इसके द्वारा 1985 में भारतीय एयर इंडिया का विमान था, एयर इंडिया कनिष्क, इसमें बम ब्लास्ट किया गया और इसके परिणाम स्वरूप 331 यात्री मारे गए थे। इन यात्रियों में ये प्लेन आ रहा था कनाडा से इंग्लैंड होते हुए भारत में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें केवल भारत के नागरिक थे, इसमें सिख भी थे, इसमें कैनेडियन भी थे, इसमें इंग्लैंड या अन्य क्षेत्रों के नागरिक भी थे। तो ऐसे में इस तरीके की घटनाएं भी कनाडा देख चुका है, ध्यान रखिएगा। 1985 में बहुत बड़ी घटना हुई थी, 331 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। यदि हम 2015 यानी ये हमने क्या देखा, ये जो खालिस्तान है ना, ये केवल वर्तमान में ही भारत और कनाडा के संबंधों पे साया नहीं है, बल्कि ये शुरुआती दौर से ही, हम 1980 के दशक से ही हम इसको देखते हैं। यदि हम 2015 की बात करें तो 2015 में खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के साथ जस्टिन ट्रूडो की निकटता ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। जैसे ही ये सत्ता में आए, ये दिखा कि भाई खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं उनके साथ इनके निकटतम संबंध है। जैसे आप देखोगे 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सिख कनाडा के रक्षा मंत्री थे हरजीत सिंह सज्जन, इनसे मिलने से इनकार कर दिया और आरोप ये लगाया कि हरजीत सिंह सज्जन खालिस्तानी अलगाववादियों से मिले हुए हैं। यानी ट्रूडो की मंत्री परिषद में ऐसे मंत्री हमें देखने को मिलते हैं बड़े स्तर पे, मतलब ऐसे गिने चुने हैं लेकिन जो कि बड़े स्तर पे प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तानी आंदोलन को, खालिस्तानी अलगाववाद को। तो ये तो एक सीधा सीधा दिख रहा है ना, हस्तक्षेप है ना, और सीधा सीधा दिख रहा है कि चुप्पी साधे हुए कनाडा की सरकार। तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। 2018 में आप देखोगे कि भारत उस समय नाराज हो गया था जब 1986 में एक भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास के दोषी थे जयपाल अटवाल को ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी एक अपराधी को आप अपने साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित करवा रहे हो, तो ये भी एक संदेह उत्पन्न करता है दोनों देशों के संबंधों में। यदि हम 2019 की बात करें तो कनाडा में एक रिपोर्ट जारी की गई, पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा। इसमें पहली बार सिख और खालिस्तान का जिक्र किया गया, जो कि एक राहत की बात है, क्योंकि जो भी चरमपंथी हैं, जो भी खालिस्तानी अलगाववादी हैं, उनके ऊपर टिप्पणी होनी चाहिए, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तभी शांति व्यवस्था, तभी दूसरे देश की संप्रभुता का भी आप आदर कर पाओगे। लेकिन 2019 में बैसाखी से ठीक एक दिन पहले इस रिपोर्ट से खालिस्तान और सिख उग्रवाद के सभी उल्लेख हटा दिए गए। यानी आप देख रहे हो कनाडा की राजनीति में सिखों का कितना ज्यादा वर्चस्व हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखोगे 2020 में
ट्रूडो पर चरमपंथियों का उकसाने का आरोप लगाया गया, जैसे उन्होंने किसान आंदोलन में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, तो ये भी एक चिंता का विषय है। 2022 में आप देखोगे तो ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ट्रूडो को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, जिसने कनाडा की धरती पर खालिस्तान जनमत संग्रह का खुले तौर पर समर्थन किया। यानी ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली, इस पार्टी पे भी आरोप लगते हैं कि ये खालिस्तान का समर्थन कर रही है। तो ऐसी पार्टी के समर्थन से ट्रूडो सरकार में है, जो पार्टी स्वयं खालिस्तानी अलगाववाद का समर्थन करती नजर आ रही है, तो फिर हम ट्रूडो से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आखिर क्या राजनीतिक विवशता है ट्रूडो की, कि ट्रूडो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं या ट्रूडो खालिस्तानी अलगाववादियों के विरुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है, उनकी सत्ता हिल जाएगी, क्योंकि वो जिस भी बहुमत से, जिस पार्टी के बहुमत से बने हैं, वो पार्टी कहीं ना कहीं कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन करती है। इसके बाद आप 2023 की हाल ही की घटना देखोगे, G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त की। और इन भारत विरोधी गतिविधियों में जैसे जनमत संग्रह आप देख सकते हो, इंदिरा गांधी की झांकी निकाली गई खून से सनी लथपथ साड़ी में, है ना, और साथ ही गोलीधारी बंदूकधारी लोग उनके आसपास दिखाए गए, 5 किलोमीटर लंबी झांकी निकल रही है। ये किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का इशू है ना। ऐसे में आप इस तरीके के प्रदर्शनों की इजाजत दे रहे हो, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो भारत ने स्पष्ट किया कि देखो भाई, अगर हमारे खिलाफ आप किसी भी आंदोलन को प्रोत्साहन दोगे और उसके बाद हमसे बेहतर संबंधों की उम्मीद रखोगे, तो ये साथ साथ संभव नहीं है। जैसे वर्तमान में भारत पाकिस्तान के साथ क्या रवैया अपनाया हुआ है कि संबंध, मतलब द्विपक्षीय संबंध और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। सेम पॉलिसी भारत की कनाडा के पक्ष में भी दिख रही है कि खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन और द्विपक्षीय संबंधों के आयाम दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपने देखने का प्रयास किया कि ये जो खालिस्तानी साया है ना, ये वर्तमान में ही नहीं है, ये लंबे समय तक भारत और कनाडा के बीच में हमें देखने को मिलता रहा है। और इसके ऐसे रिजल्ट हमें देखने को मिले, चाहे वो एयर इंडिया विमान हादसे की बात हो, चाहे बड़े स्तर पे हमने देखा कि गैर सिखों पे हमलों की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। तो इस तरीके की चिंता से भारत और कनाडा के संबंधों में काफी दरार हमें देखने को मिल रही है। अब यदि हम देखें कनाडा की राजनीति में जो खालिस्तानी फैक्टर, ये इतना ज्यादा मजबूत क्यों है, सिखों का इतना ज्यादा वर्चस्व क्यों है, और सिखों में भी खालिस्तानी फैक्टर को इतना ज्यादा हम वहां पे क्यों देखते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, कनाडा भारत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सिख आबादी का घर है। भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी कनाडा में रहती है। यदि हम देखें कनाडा की कुल आबादी का 2% से अधिक हिस्सा किनका है? सिखों का है। और यदि ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 8 लाख लोग हमें देखने को मिलेंगे। और चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय भी, कनाडा का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय भी सिख है। और पिछले कुछ वर्षों में कनाडा ने सिख प्रवास के कई चरण देखे हैं। अब मजबूत और आर्थिक रूप से, अब जैसे ये जो सिख है चलते गए कनाडा में, और वर्तमान में ये काफी मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ उभरे हैं। बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन है, बहुत अच्छी पॉलिटिकल सिचुएशन है इन लोगों की। और यदि आप देखोगे पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करोगे तो वर्तमान में जो टोटल कैबिनेट है ना, मतलब टोटल सांसद है ना, उसमें से 22 सांसद सिख हैं। तो ये एक बड़ी बात है, सिखों का वर्चस्व हमें कनाडा की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। 1980 के दशक में कनाडा ने जगजीत सिंह चौहान और तलविंदर सिंह परमार, मैंने आपको बताया, खूंखार आतंकवादियों को शरण दी थी, प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श दल्ला जैसे कई नामित आतंकवादी कनाडा में रह रहे हैं। ऐसे लोग जिनको भारत ने आतंकवादी घोषित किया है, जिनके संगठनों को, जैसे खालिस्तान टाइगर फोर्स को भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो ऐसे में आप प्रश्रय दे रहे हो और सोच रहे हो कि संबंध बेहतर दिशा में चलेंगे, तो वो दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती हैं।
1980 मैं आपको बता ही चुकी हूं कि पूरी तरीके से शीत युद्ध का प्रकोप था भारत और कनाडा संबंधों पे, और वर्तमान में पॉलिटिकल जंजाल में फंसे हुए हैं ट्रूडो, क्योंकि ऐसी पार्टी से समर्थन लिया हुआ है जो पार्टी खालिस्तानी अलगाववादियों का खुले तौर पे समर्थन करती है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये वही वाला एग्जाम्पल है जिसमें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से समर्थन लेने की बात कही गई है। ये तो पूरी की पूरी चिंताएं हो गई, इतिहास हो गया, विकास क्रम हो गया, कैसी कैसी सिचुएशन आई है संबंधों में, तो हमें काफी उतार चढ़ाव के दौर देखने को मिले। ऐसा भी नहीं है कि भारत कनाडा संबंध हमेशा से नकारात्मक रहे हैं, सकारात्मकता के दौर भी बहुत रहे हैं, और विशेष तौर पे 2006 से 15 तक का दौर काफी सकारात्मक रहा। हमारे रणनीतिक संबंध मजबूत हुए, द्विपक्षीय यात्राएं हुई, अनेक क्षेत्रों में समझौते हुए। लेकिन वर्तमान में जो खालिस्तानी मुद्दा है, ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा है दोनों देशों के संबंधों के बीच में। अब यदि मैं महत्व की बात करूं कि भारत कनाडा संबंधों का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो सबसे पहला महत्व है इसका इंडो पैसिफिक के नजरिए से। यदि कनाडा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की बात करे तो भारत को कनाडा इंडो पैसिफिक रणनीति के केंद्र के तौर पे मानता है, एक महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पे मानता है। ध्यान रखिएगा, चीन को तेजी से विघटनकारी वैश्विक शक्ति के तौर पे चिन्हित किया है, और साथ ही भारत को लोकतंत्र और बहुलवाद की साझा परंपराओं के साथ महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पे संदर्भित किया है कनाडा ने। यानी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के नजरिए से, रणनीति के नजरिए से भारत कनाडा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इंडो पैसिफिक की पूरी पॉलिसी मैं आपको बता ही चुकी हूं कि वर्तमान में यदि आप देखोगे, यहां पे चाइना है और यहां पे वो सारी चीज जो छोटे छोटे आसियान कंट्रीज हैं, यहां से जो ये पूरा रीजन इंडो पैसिफिक में आएगा, ये पूरा रीजन। तो यहां पे निर्बाध स्वतंत्रता है ना, और जो नौवहन की स्वतंत्रता, ये सारी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं विश्व के हर एक देश के लिए। क्योंकि यदि इस रीजन पे चाइना का कंट्रोल होता है तो विश्व के हर एक देश के आर्थिक हित नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की आशंका है। तो इंडो पैसिफिक नजरिए से, यदि हम व्यापार और वाणिज्य के नजरिए से दोनों देशों की बात करें तो भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, भारत कनाडा का 10वां। इसके बाद यदि भारत और कनाडा के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इसका डाटा एक बार चेंज कर लेना, ये अभी बढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा। मतलब दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार भी ठीक ठाक कंडीशन में है। 400 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में काम करती हैं, और बड़े स्तर पे कनाडा ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है भारत में। और दोनों देश FTA, ये क्या नाम है, सेसा, सेपा इत्यादि पे भी वार्ता कर रहे थे, लेकिन जस्ट G20 से पहले ही ये वार्ताएं रद्द कर दी गई। यानी आर्थिक संबंधों में एक दरार हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों के आर्थिक संबंध ठीक ठाक स्थिति में है ना। 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, 5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ सहयोग के क्षेत्र है विकास सहयोग। कनाडा का एक ग्रैंड चैलेंज कनाडा है, जो कि एक NGO है वहां का। इनके माध्यम से भारत में लगभग 75 योजनाओं का समर्थन करने के लिए 2018-19 में लगभग $24 मिलियन का निवेश किया है ना। कनाडा के NGOs भारत के विकास में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यदि ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो 2010 में दोनों देशों के बीच में परमाणु सहयोग समझौता होता है। ध्यान रखिएगा, नागरिक परमाणु सहयोग पर एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। और 2015 में PM मोदी की यात्रा के दौरान, जो 2015 में मोदी जी की यात्रा हुई थी, उसके दौरान ध्यान रखिएगा यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। यानी ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देश एक तरीके से बेहतर संबंधों को शेयर करते हैं, चाहे वो परमाणु ऊर्जा समझौता हो, यूरेनियम आपूर्ति समझौता हो, संयुक्त समिति हो, या सोलर क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में समझौते हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र हो गया। यदि हम S&T और अंतरिक्ष की बात करें, साइंस एंड टेक और अंतरिक्ष की बात करें, तो भारत की एजेंसी इसरो और जो कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी है, उन दोनों ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। दोनों मिलकर बाह्य अंतरिक्ष की खोज और सहयोग के लिए समझौते पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। और इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है एंट्रिक्स, उसने कनाडा के कई उपग्रह को लॉन्च किया है। तो अंतरिक्ष के संबंध में, साइंस एंड टेक के संबंध में भी हमें
बेहतर संबंध देखने को मिल रहे हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो 2018 से जो भारत है वो कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश रहा है। बड़े स्तर पे भारतीय जो स्टूडेंट है वो कनाडा जाते हैं स्टडी वीजा पे। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कनाडा भारतीय स्टूडेंट्स पे एहसान कर रहा है। बड़ी फीस लेती है कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी फीस लेती हैं और उन फीस के माध्यम से अपने जो लोकल कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं उनको सस्ती दरों पे पढ़ाने का काम कर रही हैं। तो भारतीय जो स्टूडेंट हैं एसेट के तौर पे कनाडा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग है। यदि हम प्रवासी के क्षेत्र में देखें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रवासियों में दुनिया जो कनाडा है दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक कंट्री है। लगभग 1.6 मिलियन पीआईओ और एनआरआई दोनों को मिला के टोटल 3% से अधिक आबादी भारतीय प्रवासियों की है। और इन 3% में से भी बड़ी आबादी लगभग 2% के आसपास आपको सिख देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। प्रवासियों ने कनाडा के हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। जैसे मैंने बताया, चाहे आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र का जो मैं डेटा दे रही थी, वर्तमान में जो टोटल सांसद हैं हाउस ऑफ कॉमन में लगभग 338, इस 338 में से भारतीय मूल के 22 सांसद हैं। तो ये एक बड़ी भूमिका है ना। मतलब कनाडा की संसद का जो सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें 338 सांसदों में से 22 सांसद भारतीय मूल के हैं। तो ये क्या भारतीय प्रवासियों की पॉलिटिकल जो एक पहचान है कनाडा में, इससे उसका पता लगता है। ध्यान रखिएगा। अब हमने ये देखा कि भाई संबंधों का जो महत्व है, चाहे वो इंडो पैसिफिक नजरिए से हो, इकोनॉमिक नजरिए से हो, निवेश के नजरिए से हो, ऊर्जा के नजरिए से हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रवासी भारतीयों के क्षेत्र में हो, साइंस एंड टेक एंड अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, तो इतने सारे संबंधों को देखने के बाद हमें यह देखना है कि भाई चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है खालिस्तानी अलगाववादी कारक। जब तक कनाडा की सरकार इन खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन देना बंद नहीं करेगी, तब तक दोनों देशों के संबंध बेहतर दिशा में नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है संबंधों के बीच तनाव का और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का। ये जो खालिस्तानी चरमपंथी खालिस्तानी अलगाववादी हैं, अलग अलग संगठनों के तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं, ये भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। और वर्तमान में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके साथ इनके संबंधों की निकटता का पता लगा है। तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ा चुनौती है दोनों देशों के संबंधों के बीच में। साथ ही भारतीय वाणिज्य दूतावासों और भारतीय प्रवासियों पर हमलों की जो घटनाएं हुई, गैर सिख भारतीय प्रवासियों, भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों, मंदिरों पर हमलों ने मतलब बड़े स्तर पे ऐसे कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिली, जिससे भी भारत कनाडा संबंधों के बीच में तनाव हमें देखने को मिला। अगली चुनौती है व्यापार की चुनौतियां, जैसे बड़े जटिल श्रम कानून है, संरक्षणवादी जो पॉलिसी है, कई जगह पे बाजार संरक्षणवादी पॉलिसी है कनाडा की। तो इस तरीके की पॉलिसीज के चलते भी भारत कनाडाई व्यापार संबंधों में बाधाएं रही हैं। सेपा, बीपा, एफटीए, इन तमाम मुद्दों पे भारत और कनाडा वार्ता करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये जो चुनौतियां हैं ये आड़े आ रही हैं इन संबंधों को, इन समझौतों को लागू करने के संदर्भ में। और अभी हाल ही में जस्ट G20 के दौरान ही भारत और कनाडा ने जो भी एफटीए, सेपा इत्यादि पे बात होने वाली थी, उन सबको निरस्त कर दिया है। ठीक है, ये व्यापार वार्ता रोक दी है। इसके साथ ही चाइना और कनाडा के घनिष्ठ संबंध, वर्तमान में आप देखोगे जो कनाडा की जो वर्तमान सरकार है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ उसके घनिष्ठ संबंध स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नजरिए से, तो चाइना के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो भारत के साथ संबंधों पर कनाडा अच्छे से विचार नहीं कर रहा है। संबंध खराब होने का या फिर एक चुनौती का एक बड़ा कारण चाइना के साथ इनके घनिष्ठ संबंध स्थापित होना भी है। तो हमने महत्व देखा, चुनौतियां देखा। अब हम देखेंगे आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो भारत सरकार हाल के दिनों में, एक तो भारत सरकार ने कनाडा को प्रभावी ढंग से बता दिया है कि अपनी धरती पर भारत विरोधी अलगाववादी आंदोलनों को यदि अनुमति देते रहेंगे वो, तो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकते हैं।
सिंपल सा फंडा है। यदि आप खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन दोगे तो भारत के साथ आपके संबंध अच्छे किसी भी कीमत पे नहीं रह पाएंगे। होना क्या चाहिए? तो रचनात्मकता और सतत जुड़ाव का प्रयास होना चाहिए। पहली बात तो भारत को जो सिख प्रवासी हैं उनके साथ रचनात्मकता और निरंतर जुड़ाव रखने का प्रयास करना चाहिए। देखो, इन दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है, सिख प्रवासी और खालिस्तानी अलगाववादी। सभी सिख प्रवासी खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन नहीं करते। बहुत पैट्रियोटिक, बहुत देशभक्ति की भावना होती है भाई सिखों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश की आजादी में बड़े स्तर पे बलिदान देने वाली कम्युनिटी है, तो हम पूरी कम्युनिटी को एक घेरे में लाके खड़ा नहीं कर सकते हैं। यहां पे हमको डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा। खालिस्तानी आतंकवादी या खालिस्तानी अलगाववादी जिस फिलोसफी के आधार पे भारत और सिख प्रवासियों को बांटना चाहते हैं, उनके अंदर इस तरीके के विचार उत्पन्न करके कि आप सबको भारत सरकार नेग्लेक्ट करके चलती है, तो इस पॉलिसी पे हमें प्रहार करना पड़ेगा। हमें सिख प्रवासियों के साथ बेहतर निरंतर जुड़ाव बनाना पड़ेगा ताकि खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा जो प्रचारित गलत सूचनाएं हैं वो दूर हो सके और पंजाब में प्रचलित संतोष की भावना को प्रदर्शित करना होगा, है ना। हमें पूरी सिख कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम इस मुट्ठी भर जो खालिस्तानी अलगाववादी हैं इनके ऊपर हम कटाक्ष कर सकते हैं या नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, हमें सहयोग की नई रूपरेखा बनानी पड़ेगी। कनाडा के साथ संबंध यदि बेहतर करने हैं तो जैसे व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, पारस्परिक ये परिवहन जैसे जो भी पारस्परिक लाभ के क्षेत्र हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में सहयोग करने से भारत और कनाडा दोनों देशों को परस्पर लाभ होता है, हमें ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी पड़ेगी और ऐसे क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा। कुछ विद्वानों के अनुसार हमें डीहाइफिनेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि हमारे व्यापारिक हित, आर्थिक हित अलग तरीके से चलते रहे और खालिस्तान का मुद्दा अलग तरीके से डील होता रहे। मतलब कुछ विचारकों का कहना है कि खालिस्तान मुद्दे से यदि हमारे अन्य संबंध कनाडा के साथ प्रभावित होंगे तो ये दोनों देशों के लिए गलत संदेश होगा। हमें खालिस्तान के मुद्दे को अलग तरीके से सुलझाना चाहिए और जो संबंध हैं उन पे अलग तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक सी बात है, जब हमारे कनाडा के साथ आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक, ऊर्जा, शिक्षा अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेंगे, हमारा प्रभाव जब कनाडा में बढ़ेगा तो खालिस्तान का प्रभाव ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो डीहाइफिनेशन की पॉलिसी पे भी काफी सारे विद्वान जोर देते हैं। साथ ही सिविल सोसाइटी और ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की गई है। भारत और कनाडा के लोगों जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाएं हम, है ना। संवाद और संघर्ष का जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान करने का प्रयास करें और जो भी सिविल सोसाइटी है उनके बीच में हम कनेक्ट बढ़ाएं, जिससे दोनों देशों के संबंधों के बीच एक सकारात्मकता आ सकती है। साथ ही मीडिया और सार्वजनिक कूटनीति, भाई मीडिया को भी हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिम्मेदार रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, मीडिया कवरेज को सार्वजनिक चर्चा संबंधों की जटिलताओं और मतलब सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने की जरूरत है। अब मीडिया की हेडिंग्स देखोगे आप, अब दिखेगी ट्रूडो को अपनी असली औकात। ये क्या है यार, मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारी पत्रकारिता होनी चाहिए। दोनों देशों के संबंधों की बात है, ऐसा तो है नहीं कि संबंध बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। किसी भी देश की ये पॉलिसी होती है कि हम सकारात्मकता की दिशा में जाएं और हमारे बीच में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम व्यवस्थित तरीके से, संतुलित तरीके से निकालें। तो ऐसे में यदि आप एक देश को पूरा अपराधी ही घोषित कर दोगे मीडिया, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, और उस देश की, ऐसा नहीं है कि उस देश की मीडिया अध्ययन नहीं करेगा हमारे तो इन सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है रिलेशंस पे। तो मीडिया को भी अपनी रिपोर्टिंग को काफी बैलेंस करके चलना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं कि आखिर भारत और कनाडा के बीच इस बढ़ते अविश्वास के पीछे क्या कारण है। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे 3-4 कारण थे। एक तो ट्रूडो भारतीय हितों के प्रति लगातार उपेक्षा प्रदर्शित कर रहे थे, जो एफटीए, सेसा या जो सेपा इकोनॉमिक क्षेत्र में करना चाह रहे थे, उस पे आम सहमति नहीं बन पाई। खालिस्तान के मुद्दे को महज अभिव्यक्ति की आजादी कह देते हैं कि हम तो डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो भाई अभिव्यक्ति की आजादी पे कुछ युक्त प्रतिबंध भी तो होंगे, निर्बंधन भी तो होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के चलते आप किसी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ
खिलवाड़ करोगे, है ना। या फिर अभिव्यक्ति की आजादी गैर सिखों की भी तो होगी, जिन पे खालिस्तानी अलगाववादी हमले करने की बात करते हैं। तो ऐसे में यहां पे भी हमें द्वंद्व, द्वेधा भाव नजर आ रहा है। जैसे हमने देखा कि वहां पे मैं 2-3 बार बता चुकी हूं, चाहे जनमत संग्रह हो, चाहे इंदिरा गांधी की झांकी निकालना हो, तो इस तरीके के कुछ रीजन है जिसके चलते हमें अविश्वास ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक चाइना फैक्टर भी है कि चाइना के साथ कनाडा के संबंध बड़े स्तर पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया कनाडा रिलेशंस वर्तमान संदर्भ में। मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया है आप लोगों को। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले मैं रिवाइज कराऊंगी, उससे पहले बता दूं कि 30 सितंबर से नया बैच शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। शुरू हो चुका है, 30 सितंबर तक आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेंगी। इसके साथ PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, नोटिफिकेशन, PDF सब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सेम नाम से है, फॉलो कर सकते हो। तो हमने इसमें भारत कनाडा संबंधों का इतिहास क्या है, कहां कहां नकारात्मकता आती रही, उतार चढ़ाव आते रहे, खालिस्तान का साया क्या वर्तमान में ही है या ये इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी हमने समझा। दोनों देशों के संबंधों का महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, सिखों का क्या रोल है कनाडा के अंदर और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो इस पूरे के पूरे प्रक्रम को अच्छे से समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो आशा करती हूं आपको ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा डिबेट समझ में आई होगी। क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा कि भारत और कनाडा के जो वर्तमान संबंधों में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच क्या क्या चुनौतियां हैं उनको बताएं, क्या क्या महत्व है उनको बताएं। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करती हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें और जुड़े रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी से। बाकी इसी तरीके की सीरीज में मैं मिलूंगी आपसे फिर से, और बहुत जल्द आप लोगों की एक PT की PYQ सीरीज में शुरू करने वाली हूं, जिसमें PCS, IAS, CDS, CAPF सबके क्वेश्चन हम PT तक कई राउंड रिवाइज कर लेंगे। तो उस क्लास का लिंक और नोटिफिकेशन मैं जल्दी अपने टेलीग्राम पे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।